नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह आवाज तो आप सुने ही होंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में, या यूं कहें कि निष्पक्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका नाम अन्यतम है। जब खबरों की निष्पक्षता की बात होती है या खबरों को एक बेबाक तरीके से प्रस्तुत करने की, संदर्भों से युक्त करने की, तो इन रवीश कुमार जी का नाम भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में अन्यतम है। और इन्हीं योगदानों को ध्यान में रखते हुए इन्हें वर्ष 2019 में, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, जी हाँ, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। तो आज इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक जो है बोलना ही है, जो आप मेरे सामने देख सकते हैं मेरे हाथ में, इस पर चर्चा करेंगे। बोलना ही है लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। तो अपने मूल विचारों को प्रस्तुत करते हैं, अपने आप में लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि आप रवीश कुमार जी की बातों से सहमत हों या न हों, लेकिन उनकी बेबाकी और जिंदादिली व्यक्तित्व अपने आप में, जो भारत के पत्रकारिता के क्षेत्र में और वर्तमान में जिस प्रकार से देश में घटनाएं हो रही हैं, और पत्रकारगण भी या तो इस खेमे में बट गए हैं या इस खेमे में बट गए हैं। बहरहाल अपना अपना मूल्यांकन है, लेकिन उन मूल्यांकन में भी जब हम बात करते हैं रवीश कुमार जी का, तो कितने लोग कहते हैं कि भले आप जब वो एनडीटीवी से इस्तीफा देकर वापस आते हैं और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, रवीश कुमार ऑफिशियल के माध्यम से प्रत्येक खबरों की तहकीकात करते हैं, और उन तहकीकात करती हुई खबरों में आपको एक जीवंतता दिखेगी, रिसर्च दिखेगा, संदर्भ दिखेगा, और त्वरित प्रतिक्रिया तो नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ, उन खबरों को एक सामंजस्य स्थापित करते एक रिपोर्ट जो है आपको जरूर दिखेगी। तो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष कड़ी में, जिसका नाम है अलमीरा से झांकती किताब में। आज हम इस एपिसोड में, इस कड़ी में चर्चा करेंगे रवीश कुमार जी द्वारा लिखित पुस्तक बोलना ही है पर। सर्वप्रथम कुछ टिप्पणीकारों की टिप्पणी देखते हैं। उससे पहले आपको बताते चले, अगर यह पुस्तक आप पढ़ना चाहें तो यह राजकमल पेपर पैक्स यानी राजकमल प्रकाशन से उपलब्ध है। यह ई बुक के रूप में भी उपलब्ध है, तो चाहे तो आप इसे खरीद भी सकते हैं और उन संदर्भों को, तथ्यों को बातचीत कर सकते हैं। हम यह एक संक्षेप में आपके समक्ष कुछ बातों को रखेंगे, जिनसे आप इनके रिपोर्ट के प्रति या खबरों की वास्तविकता के प्रति जान पाएंगे। हालांकि मैं पूर्णतः किसी भी बात से सहमत न होते हुए भी इस बात को रखना चाहूँगा कि उनका जो योगदान है भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में, वह अन्यतम है और विशिष्ट है। तो आइए बिना देर किए अब हम चर्चा करते हैं उनकी पुस्तक के बारे में। उसके पहले पिछले पृष्ठ में कुछ टिप्पणीकारों ने अपनी अपनी इस पुस्तक के बारे में टिप्पणी प्रस्तुत की है, उसको पढ़ते हैं। रवीश कुमार की यह किताब बोलना ही है इस बात की पड़ताल करती है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस रूप में बाधित हुई है, परस्पर संवाद और सार्थक बहस की गुंजाइश कैसे कम हुई है, और इससे देश में नफरत और असहिष्णुता को कैसे बढ़ावा मिला है। अक्सर सरकारें असरकारी आवाजों को दबाने का प्रयास करती हैं, चाहे हम किसी भी समय की सरकार की बात करें। हाँ, इसका पैमाना और आंकड़ा कभी कभी ज़्यादा हो जाता है और कभी अपेक्षाकृत कम रहता है। तो इन सब चीज़ों को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में ये बात कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, और इससे देश में नफरत और असहिष्णुता को कैसे बढ़ावा मिल रहा है, कैसे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, मीडिया और अन्य संस्थान एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में हम विफल कर रहे हैं। इन स्थितियों से उबरने की राह खोजती यह किताब हमारे वर्तमान समय की वह दस्तावेज है जो स्वस्थ लोकतंत्र के हर हिमायती के लिए संग्रहणीय है। यानी जिस प्रकार से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें या अन्य प्रकार के विभिन्न स्वतंत्रता अगर किसी भी रूप में बाधित हुई है, तो अपने मूल विचारों को स्पष्ट करते हैं। हालांकि मैं पूर्णतः इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इस चीज़ को अभिव्यक्त करने का, इस चीज़ को सामने रखने का उनका जो अपना प्रयत्न है, वह वास्तव में सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और मैं भी लगातार उनके रिपोर्ट के देखता भी हूँ, चीज़ों को समझता भी हूँ। हाँ, आप जरूर अपने संदर्भों के अनुसार उस चीज़ को समझें और आगे भी बढ़ाने का प्रयास करें।
नयनतारा सहगल लिखती हैं, यह पुस्तक साहसी और आज के लिए बेहद प्रासंगिक है। हर भारतीय को पढ़नी चाहिए। अनुराधा रमण लिखती हैं, द हिंदू की रिपोर्टर हैं, कि रवीश कुमार किताब के हर पन्ने पर हमें उन खतरों से आगाह करते हैं जिनसे आजकल हम घिरे हुए हैं। वे एक सीधा सादा सवाल करते हैं कि आपको फेक न्यूज दिखाने के आरोपों का खतरा उठाते हुए सच को सामने लाना चाहिए या सत्ता का चीयर लीडर बनकर उसकी वाहवाही बटोरने में लगे रहना चाहिए। यानी जब हम बात करते हैं आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के खबरें, चाहे वो धर्म के बारे में हो, जाति के बारे में हो और इन सब से इतर विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं या निजी जिंदगी के सवालों के बारे में हो, लगातार फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। तो इस दिशा में हम संदर्भित खबरों पर ही ध्यान आकृष्ट करें, यह सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है। आप देखते होंगे आज के चैनलों में इस प्रकार से थंबनेल बनाए जाते हैं। थंबनेल वही जो यूट्यूब के पहले आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको दिखता होगा। तो आपको इन सब चीज़ों को ठहर कर देखनी चाहिए। अपनी राय बनाने से पहले वर्तमान में दोनों पक्षों को उनकी मूल बातों को समझना चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आज बौद्धिकता के उहापोह में किसी भी पक्ष में ऐसे तर्क गढ़ दी जाती है मनगढ़ंत कि आपको वह विश्वास होने लगता है, चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कि ऐसी चीजें हैं। वो भी व्यक्ति 100% तो सत्य नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन आनुपातिकता या सापेक्षता के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हम इस चीज को जान सकते हैं कि कैसे इन सब चीजों से बच सकते हैं और अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने निष्पक्ष जो कार्यशीलता को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आगे लिखते हैं कि अपने सवाल के जवाब में रवीश समझौतों की मिलावट से दूर पहले सवाल के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यह किताब हमारे दौर का आईना है। गीता शेषु लिखती हैं, बिबिलियो, कि रवीश का भारत सुंदर नहीं है। जो भारत हमें यहाँ दिखता है वह एक निर्दयी और भयभीत नागरिकता का देश है, और यही वजह है कि एक जुनूनी की तरह रवीश एक बेहतर दुनिया तलाश करने की बात करते हैं। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा देश जो नफरत और हिंसा से मुक्त हो। बोलना ही है ईमानदारी, उत्साह और उम्मीद से भरी हुई किताब है। यह हमारे भीतर एक हलचल पैदा करती है। आशा है कि आगे जाकर यह किताब एक सार्थक बहस का रास्ता खोलेगी। गीता शेषु लिखते हैं। भूमिका के रूप में वे लिखते हैं, सर्वप्रथम कुछ पृष्ठों को देखेंगे। जैसा हमने बताया, एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार रह चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी जरूर इन्हें सुननी चाहिए और अपनी बातों को, अपने भाव, अपने विचार को एक संपृक्तता में देखने की आवश्यकता है। वे आगे लिखते हैं इनके किताब के बारे में कि रवीश कुमार लेखक, पत्रकार और सामाजिक आलोचक हैं। वे लंबे समय तक एनडीटीवी इंडिया में वरिष्ठ कार्यकारी संपादक के रूप में कार्यरत रहे। लोग उन्हें रवीश की रिपोर्ट वाले रवीश के रूप में ज़्यादा जानते हैं, या प्राइम टाइम देख लें या रवीश की रिपोर्ट देख लें, इन सब चीज़ों में। उनकी किताब में इश्क में शहर होना एक मानक बन चुकी है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद द सिटी हैपन्स इन लव स्पीकिंग टाइगर से प्रकाशित हुआ है। कथेतर विधा में पहली किताब बोलना ही है। अब तक अंग्रेजी, नेपाली, मराठी, पंजाबी और कन्नड़ में अनुदित हो चुकी है। साल 2019 में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। माफ़ कीजिएगा, मैंने अक्टूबर जंक्शन का नाम लिया था, लेकिन इनकी मूल पुस्तक का नाम क्या है? इश्क में शहर होना। वह इनकी पहली पुस्तक के रूप में कह सकते हैं, और दूसरी पुस्तक के रूप में यह रवीश कुमार जी का ये बोलना ही है लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। तो ये दो पुस्तक हैं। पहला पुस्तक कौन सा है? इश्क में शहर होना, जिसको वाहवाही भी मिली है, और दूसरी पुस्तक के रूप में जो है वह बोलना ही है, जो कि राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इसकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले वो लिखते हैं कि नोयना, तनीमा और तनिषा को जो मेरे बोलने और लिखने का मोल चुकाते हैं, यानी कि बेटी हैं और ये सधर्मिणी हैं, उनके बारे में लिखते हैं। यानी प्रथम में जो नयना है, नोयना, तनीमा और तनिषा, उनके बारे में लिखते हैं। भूमिका जो है 2019 आ चुका है, दुनिया एक नए रंग में हमारे सामने है। नोयना, तनीमा और तनिषा, संभवतः नोयना इनकी सधर्मिणी है, तनीमा और तनिषा जो है इनकी पुत्री है। वे लिखते हैं भूमिका में कि 2019 आ चुका है,
वह ये 2019 के समय का है, आज 2025 है, यानी लगभग अगर हम देखें तो 6 वर्ष का अंतराल है। तो वो उस समय की पुस्तक है। दुनिया एक नए रंग में हमारे सामने है। जिस समय मैं यह नई भूमिका लिखने बैठा तभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, आज तेरी लिंचिंग की जाएगी। लिंचिंग अंग्रेजी में लिखा है और उसकी स्पेलिंग गलत है, LYNCHING की जगह LENCHING लिखा गया है। हम जिस लिंचिंग के खतरों की बात करते हैं वो अब कुछ लोगों के लिए सामान्य कार्य हो चुका है।